और अब समाचार विस्तार से। एक किन्नर ने अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। मुझे उस हवेली से निकाला गया है और अब मुझे ना उनसे बहुत खतरा है। और तो वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा, किसी पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया है कि मुस्कान जी यहाँ पे आप मत आना, आपको खतरा है बहुत सारा। मैं बोली क्यों? तो बोले नहीं, यहाँ पे फील्डिंग बिठा के बैठे हैं ये लोंडो की और किन्नरों की। मेरे पास हर चीज़ का सबूत है उनका कि वो लोग सुबह आए थे, वहाँ पे फील्डिंग बिठाए थे मेरे लिए। पीड़ित किन्नर ने अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। किन्नर ने अपने गुरु और हवेली के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें और उनके चेले को घर से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा यजमान से जब बधाई लेने जाते हैं तो उन्हें फोन पर धमकी दी जाती है। इस संबंध में किन्नर ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। देने आई हूँ यहाँ पे कि मैं मुस्कान किन्नर अजमेर से हूँ, लाखनकोटी डेलीगेट नींबू भाई की हवेली में मैं रहती हूँ। मुझे उस हवेली से निकाला गया है और अब मुझे ना उनसे बहुत खतरा है और वो मुझे ना किसी भी उम्मीद से जीने नहीं दे रहे हैं। और अब ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे मांगना खाना तेरा चाइस नहीं है और तू इस शहर को छोड़ के चली जा। तो तुम बताओ, मैं 30 साल से उस हवेली में थी तो मैं उनकी थी, और अब 30 साल से मैं अभी मेरे को जब झगड़ा करके निकाल दिया है तो बोलते हैं हमारे घर का सदस्य नहीं है, ये हमारे किन्नर समाज से बाहर हो चुकी है। और मुझे इतना परेशान कर रहे कि मेरे को जीने नहीं दे रहे। अगर मैं जजमान के घर पे मांगने खाने जाती हूँ तो जजमान को बोलते हैं कि उसको चुपचाप से बिठाओ, फिर उसको हम लोग सब मिलके मारेंगे तो अपना आप सुधर जाएगी और अपना शहर छोड़ के चली जाएगी। मैं इस शहर में रहती हूँ, मैं इस शहर की बच्चा हूँ, इस शहर की पैदाइश हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ। कारण यही है कि वो जैसे कहें वैसे चलो, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वो कहेंगे मैं कैसे चलूँगी उनके कहने। उनका नाम है काजल भाई, बेबी भाई, रचना भाई, सोनिया, जाफरन, सरस्वती और सामूडी और रेमा। ये लोग मुझे इतना परेशान कर रखे हैं कि मतलब हर तरीके से मुझे घेर रखे हैं ये लोग, हम दोनों को, गुरु चेले को। अब हम गुरु चेले मांगने जाते हैं तो बताओ हमारे ऊपर इतना खतरा है। वो लोग 20 जने और हम 2 जने हैं। मारपीट अभी करी नहीं है, अब धमकियों पे धमकियाँ आए जा रही है ना। और अब मैं आज ही सुबह जजमान का फ़ोन आया, चुपचाप से मुझे पहाड़गंज से यहाँ पे पहाड़गंज से शादी हुई थी उनके घर में, तो बोला आप आ जाओ बधाई लेने, फिर हम लोग कहीं निकल जाएंगे देवी देवता दुकाने। तो मैं ठीक है, मैं जा रही थी तो वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा, किसी पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया है कि मुस्कान जी यहाँ पे आप मत आना, आपको खतरा है बहुत सारा। मैं बोली क्यों? तो बोले नहीं, यहाँ पे फील्डिंग बिठा के बैठे हैं ये लोंडो की और किन्नरों की। मेरे पास हर चीज़ का सबूत है उनका कि वो लोग सुबह आए थे, वहाँ पे फील्डिंग बिठाए थे मेरे लिए। आज मैं एसपी साहब से मिली हूँ। एसपी साहब से यही चाहती हूँ मैं कि उनको सबको पाबंद किया जाए और मेरी जान को सुरक्षित रखा जाए। मैं यही की हूँ उनको कि एसपी साहब को कि बस खाली पाबंद किया जाए उनको, और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करे तो उनको मुकदमा लगाए। एसपी साहब बोले मुझे, मैं कर दूँगा, आप जाओ, आप टेंशन मत लो, आप फ्री माइंड रहो। हम गए थे, हम गुरु चेले मांगने के लिए जाते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, गलत तरीक़ा से हमें ना व्यवहार करे जा रहे हैं। आज भी हम मांगने के लिए गए, जजमान का फ़ोन आया तो किसी ने बताया हमें कि यहाँ पे आना मत, आपके लिए ना मारने के लिए प्लानिंग बना रखी है यहाँ पे। और जब भी जाते मेरे गुरु को परेशान करते हैं। इतने साल से मेरे गुरु ने कमा के दिया, जब तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, अब कमाना बंद कर दिया इन्होंने, घर जाके बैठ गए, कमाने खाने लग गए। तो इनको धमकियाँ फिर धमकियाँ दिए जा रहे हैं, बोले कि आपको मारेंगे, यूँ करेंगे। मुझे भी धमकी दी थी, बेटा सोच समझ के घूमना, जहाँ मेरी गुरु घूमेगी वहाँ तो मैं जाऊँगी ना मेरे गुरु के साथ में। बस मेरा यही कहना, उनको जल्द से जल्द पाबंद। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फियोर दी लोटो संस्था द्वारा तीर्थनगरी पुष्कर में 50 बालिकाओं को महाविद्यालय की फीस के चेक्स वितरित किए गए। फाउंडेशन फियोर दी लोटो इंडिया द्वारा आज 50 बालिकाओं को उनके महाविद्यालय की जो परीक्षा शुल्क है उसके उपलक्ष्य में चेक प्रदान किए गए। तीर्थनगरी पुष्कर में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही संस्था फियोर दी लोटो द्वारा बुधवार को 50 बालिकाओं को महाविद्यालय की परीक्षा शुल्क का वितरण किया गया। पुष्कर वराह घाट स्थित कार्यालय पर प्रत्येक बालिका को 2000 रुपये का चेक संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप महर्षि, नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने सुपुर्द किया। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा साल 2003 से 600 बालिकाओं को नर्सरी से लेकर महाविद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा दिलवाई जा रही है। फाउंडेशन फियोर दी लोटो इंडिया द्वारा आज 50 बालिकाओं को उनके महाविद्यालय की जो परीक्षा शुल्क है उसके उपलक्ष्य में चेक प्रदान किए गए हैं। 2-2 हज़ार रुपये के चेक है प्रत्येक बालिका को, 50 बालिकाओं को। फाउंडेशन फियोर दी लोटो द्वारा वर्ष 2003 से 600 बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दिलवाई जा रही है, नर्सरी से लेकर महाविद्यालय तक। इसके अलावा जिन बालिकाओं के मकान में उनको मकान और पेयजल की व्यवस्था करना, ये सब कार्य फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे हैं। प्रति माह 150 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पालिका अध्यक्ष श्री कमल जी पाठक,
वाइस चेयरमैन श्री सुरुख महर्षि, पार्षद विष्णु सेन मुख्य अतिथि थे। गांधी भवन में स्थित पुस्तकालय में वार्षिक शुल्क और अमानत राशि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को लागू नहीं करने की मांग को लेकर NSUI ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। पुस्तकालय का शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव वापस लो। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर गांधी भवन पुस्तकालय का वार्षिक शुल्क और अमानत राशि के प्रस्ताव को लागू नहीं करने की मांग की। छात्रों ने कहा कि बढ़ी हुई राशि को वहन करना छात्रों के लिए मुश्किल होगा। आज NSUI द्वारा जो कल आम सभा में प्रस्ताव नंबर 11 रखा गया है, जिसमें बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित नगर गांधी भवन लाइब्रेरी जिसका वार्षिक शुल्क 100 रुपये है, उसको बढ़ाकर 1200 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उसका विरोध करने के लिए आयुक्त महोदय को आज अजमेर NSUI निगम आई है और हम ये मांग करते हैं कि वो जो लाइब्रेरी है, वो पुस्तकालय है, उसमें एक गरीब छात्र पढ़ने आता है, वो 1200 रुपये नहीं चुका सकता। आधुनिक व्यवस्था के नाम पर जो शुल्क बढ़ाया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं और ये हमारी मांग है आयुक्त महोदय से कि अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो NSUI इसका बहुत विरोध करेगी। इस प्रस्ताव को आयुक्त महोदय आम सभा में नहीं रखकर छात्र हित में फैसला लेते हैं तो हम उनका आभार व्यक्त करने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो प्रस्ताव बनाया गया है जो कल आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी ये मांग है कि उस प्रस्ताव को आम सभा से बाहर निकाला जाए, उसको निरस्त किया जाए। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मवेशिया गांव से 5 किलो डोडा और 100 ग्राम अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो एक स्विफ्ट कार आ रही थी, उसमें से उन्होंने घेरा डाल के और 3 आरोपी पकड़े। तीनों के पास 5 किलोग्राम डोडा पोस्त और 100 ग्राम अफीम बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मावशिया गांव में 5 किलो डोडा पोस्त और 100 ग्राम अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 3 दिन का रिमांड प्राप्त हुआ। मामले की जांच सिटी थाना CI कल्पना सिंह को सौंपी गई है। 19 अप्रैल को मुश्ताक जी जो सदर थाना प्रभारी लगे हुए हैं इस वक्त, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि मावसिया गांव जो सदर थाना के इलाके में पड़ता है, वहाँ पे कुछ मादक पदार्थ की तस्करी होने का अंदेशा है। इस सूचना पर वो वहाँ गए अपनी सरकारी जीप और जाब्ते के साथ में, और वहाँ जाके उन्होंने छुप करके जब देखा तो एक स्विफ्ट कार आ रही थी, उसमें से उन्होंने घेरा डाल के और 3 आरोपी पकड़े। तीनों के पास 5 किलोग्राम डोडा पोस्त और 100 ग्राम अफीम बरामद हुई है। और आरोपियों का नाम है रंजीत, कैलाश और महेंद्र। और तीनों आरोपियों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके 3 दिन का रिमांड प्राप्त किया गया है, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जा सके। पाल बिछला क्षेत्र में रहने वाले युवक ने अपने सूने मकान में नकदी चोरी होने के मामले में पड़ोसी युवक के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मैं अलवारी और कमरे के ताला टूटे हुए थे, सामान अस्त व्यस्त था, जिसमें अलवारी में रखे हुए 80 से 85 हज़ार रुपये लेके चला गया। पालबिचला निवासी संजय ने थाना अलवरगेट में उपस्थित होकर अपने सूने पड़े मकान से 80,000 रुपये चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने अपने पड़ोस में रहने वाले युवक के खिलाफ शक जताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 18/4/2022 को श्री संजय आनंद सनो श्री सुदर्शन कुमार आनंद, जाति खत्री, उम्र 52 साल, निवासी 183/34 पालबिछला अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि दिनांक 10/4/2000 को के लगभग 9:30 बजे मैं घर से अपनी कार द्वारा घर से निकला था। दिनांक 13/4/2022 को 11 बजे के आसपास वापस आया तो मेरी अलमारी और कमरे के ताला टूटे हुए थे, सामान अस्त व्यस्त था, जिसमें अलमारी में
रखे हुए 80 से 85 हज़ार रुपये लेके चला गया, जिसको मैं काफ़ी तलाश करता रहा। मुझे पड़ोस में रहने वाले सामने नितेश कुमार पर शक है। इसकी जांच हो रही है, जिसकी बात जांच जो भी सामने आती जाएगा वो। ये पालबिछला में कल से नगर निगम में शुरू होने वाली साधारण सभा की बैठक से पूर्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मीटिंग का आयोजन कर विपक्ष की भूमिका निभाने पर जोर दिया। उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जितने भी जो पार्षद हैं अपनी रचनात्मक विपक्ष के सहयोग देते हुए अजमेर के विकास के अंदर अपना पक्ष रखेंगे। 21 अप्रैल से नगर निगम की शुरू होने वाली साधारण सभा की बैठक से पूर्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेसियों द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त कांग्रेस पार्षदों द्वारा प्रत्येक समस्या को पुरजोर तरीके से उठाते हुए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज फ्री जीसी का जो आयोजन किया गया था, इसमें एक एक जो एजेंडा है उस एजेंडे पे डिस्कस किया गया। जैसे कि अजमेर के अंदर फ्री जीसी में एक प्रस्ताव रखा गया है कि घरों से टैक्स वसूला जाए, यूडी टैक्स के बारे के अंदर। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अपना यकीन रखती है कि यूडी टैक्स यानी कि नहीं, किसी भी स्थिति के अंदर गृह कर के ऊपर नहीं वसूला जाना चाहिए, आम जनता को बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। इसका कहना कि बोले कि हम लोग हमारी तरफ से विरोध भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। हम लोग यही इस मुद्दे पर ये भी रखा गया है भाई 100 करोड़ रुपए, जब इन्होंने रखा कि 100 करोड़ रुपए निगम अपने हिस्से के पैसे देगा, तो निगम अपने हिस्से के पैसे कहाँ से देगा? जब 45% भारत सरकार का है स्मार्ट सिटी के अंदर, 45% राजस्थान सरकार का है और 10% जब निगम का है, तो निगम के जो प्रतिनिधि है वो तो स्मार्ट सिटी में मेंबर होने चाहिए। जब स्मार्ट सिटी का सब काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये नोडल एजेंसी कौन सी है जिसको अपना काम हैंडओवर करेंगे। तो हैंडओवर जब निगम को करेंगे तो हम लोगों की तरफ से ये था कि आज हमारे यहाँ देखिए कि इसके अंदर ये 100 करोड़ रुपए जो अभी आप देने की बात कर रहे हैं, 3000 करोड़ रुपए वहाँ खर्चा हुआ है, तो निगम अब 300 करोड़ रुपए देगा। तो जब 300 करोड़ देगा तो निगम के जो कम से कम 2 भारतीय जनता पार्टी के, 2 बीजेपी के पार्षद वो उसके अंदर कम से कम कमेटी में अंदर होने चाहिए, जिनके द्वारा ये सर्टिफाई हुए कि कहाँ इलाके में कौन कौन से काम हो रहे हैं, जनता की क्या क्या डिमांड है और उन डिमांड के रूप में काम करने के रूप में। इसलिए आज जीसीसी के तमाम सदस्यों ने बैठ के विस्तार के साथ पूरे एक एक मुद्दे पे बात की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जितने भी जो पार्षद हैं अपनी रचनात्मक विपक्ष के सहयोग देते हुए अजमेर के विकास के अंदर अपना पक्ष रखेंगे और अजमेर के और एक ही मकसद रहेगा कि अजमेर का विकास हो। और विशेष तौर से ये बात की भी मांग की जाएगी तो जो बड़ा स्कूल जो है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो रखने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के धरोहर है, तो वो बात भी कांग्रेस पार्टी रखेगी। ऐसा प्रस्ताव तो मैं समझता हूँ आना नहीं चाहिए, और ये प्रस्ताव जैसे अगर आया है तो ऐसे प्रस्ताव के अंदर भी हम बिल्कुल पारित होना चाहिए और पारित होने में कांग्रेस के जन उसमें बिल्कुल पक्ष में रहेंगे। हमारे यहाँ के जितने जो पार्षद हैं उन्होंने खुल के अपने विचार रखे। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा नौरज जी गुर्जर का, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा श्याम प्रजापति जी का, विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सत्तावने जी का, द्रौपदी कोहली जी का, लक्ष्मी मुदेल जी का, जिन लोगों ने हर मुद्दे के ऊपर विस्तार से अपनी चर्चा रखी है। और निश्चित रूप से मान के चलना कि कल का जो मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अजमेर के विकास के मुद्दे पर सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए अपनी, देखिए क्या है इसमें एक फंड होता है, हर पार्षद को 10 लाख रुपए का फंड दिया गया। जब 10 लाख का फंड दिया गया तो वहाँ जब टेंडर होता है तो टेंडर बिलो आ जाता है, कहीं 8 लाख का आता है, कहीं 8.5 लाख का आता है, कहीं 7 लाख का आता है, कहीं 9 लाख का आता है। तो वहाँ एक्चुअली काम 10 लाख का नहीं हुआ, वहाँ काम कितना का हुआ 8 लाख का काम, तो 2 लाख रुपये बच गए। औसत अगर 2 लाख बच गए तो 80 वार्ड है, 12 नॉमिनेट पार्षद है, 92 वार्ड है, अगर 2 लाख रुपए के औसत से अगर बढ़ते हैं तो करीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए इनके पास बच जाता है ना। उसको फिर क्या करते हैं, उसको विकास के नाम के ऊपर खर्चा करना दिखाते हैं, और का खर्चा कहाँ दिखाते हैं, इक्वल वार्ड में नहीं दिखाते हैं, अपने बीजेपी के चहेते वार्डों में खर्च करने की बात करते हैं, जबकि वो इक्वल शेयर के रूप में कांग्रेस और बीजेपी में नहीं होना चाहिए, अजमेर के विकास में खर्च होना चाहिए पैसा, और पैसा उसी अनुपात से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये नहीं करके कहते दक्षिण में है उत्तर में है, उत्तर में दक्षिण में क्या है, ये खाली ये कहने के बोले जो टेबल की जो लोगों की कुश्ती है, लोगों की कुश्ती बंद होनी चाहिए, विकास की कुश्ती शुरू होनी चाहिए। ये आज फ्री जीसी को लेकर के हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन जी और महेंद्र सिंह जी रड़ावता जी जो पीसीसी के सेक्रेटरी वो भी आए, और तमाम कांग्रेस के पार्षद 30
कांग्रेस के पार्षद है, 18 हम पहले थे और 12 और मनोनीत हो गए, और इसके अलावा निर्दलीय भी जो हमारे सहयोगी है। हमने आज फ्री जीसी करी है और विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अजमेर शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हित के मुद्दों पर आगे रही है। और कल यदि जीसी के अंदर हमारे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए, हमने प्रत्येक वार्डों में विकास कार्यों को लेकर के, शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर के और शहर से जुड़े हुए जो लाइट व्यवस्था, वार्डों के प्रत्येक वार्डों में विकास के कार्य और इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था, ये मूल काम है नगर निगम का। जिस उद्देश्य को लेकर के निगम का गठन हुआ है, यदि उन पे चर्चा नहीं हुई तो किसी भी सूरत में हम चुप नहीं बैठेंगे और जो इनकी तानाशाही और मनमर्जी है वो नहीं चलेगी। देखिए, लोकतंत्र में जो संवैधानिक मूल्यों का जहाँ हनन होता है और जो संविधान में जो प्रावधान किया है नगर निगम के अंदर कि शहरी सरकार अलग अलग वार्डों से चुन करके आएंगे, जो ट्रस्टी है उनकी बात को रखना बहुत जरूरी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1.5 वर्ष में जीसी नहीं हुई है। बजट की जीसी इस बार होनी थी, वो बजट की जीसी नहीं हुई है। आखिर क्या कारण रहा है? पिछले 25-30 वर्षों में आपको भी कभी ये मालूम हो कि बजट की जीसी नहीं होना, जो बजट स्वीकृत करना है निगम में, वो भी राजस्थान के सरकार के स्तर पे बजट स्वीकृत होकर आया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये इनकी मंशा दर्शाता है भाजपा के लोगों की कि ये लोग क्यों आखिर जीसी से बचते हैं। जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, केवल अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे, इस तरह की जो पॉलिसी चल रही है ये अब निगम में नहीं चलेगी। जो मनमर्जी अधिकारी और ये हमारे बोर्ड के लोग मिलकर के कर रहे हैं, उनका हम खुलासा करेंगे। और जो 100 करोड़ के स्मार्ट सिटी के काम है, हम भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी के काम होने चाहिए, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं, उनके कार्यों की कोई मॉनिटरिंग नहीं, कहां पर काम हो रहा है, कितना पैसा हो रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको लेकर के हम आज सभी कांग्रेस के पार्षदों ने यहाँ पर बैठक करी है और कल की जीसी में यदि हमारे जनहित के मुद्दे और कांग्रेस पार्षद दल के तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी गई तो हमें राइट है कि हम साधारण सभा में हमारी बात रखें। तो पुरजोर तरीके से अजमेर शहर की जनता के लिए और जनता ने जिस उद्देश्य के लिए हमको चुन के भेजा है, उनकी आवाज बन करके हम नगर निगम का बोलेंगे और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको वहां पर रखेंगे और इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। राजस्थान में सरकार हमारी कांग्रेस डोर टू डोर कचरा संग्रहण में शुल्क लेने की बात की है। हमारी ऐसा मंशा है कि ये कॉमर्शियल लोगों से भले ही वसूली करे, आवासीय होटल से या कोई और कॉमर्शियल जो व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन निगम कोई पैसा कमाने की संस्था नहीं है कि आप हर चीज से वसूली कर लो। आज हॉस्पिटल्स है, नगर निगम है, सफाई का कार्य है, ये ऐसे काम है, जल वितरण है, इनमें पैसा व्यवसाय नहीं देखा जाता कि हमको कितना मुनाफा हो रहा है। ये वो काम है जो जनहित के मुद्दे हैं और सरकार के और हम सब की ड्यूटी बनती है कि इन पे हम लोग जवाबदारी से पैसा वसूलने की बजाय जनता को कैसे सुविधा मुहैया हो और कैसे निःशुल्क हो। सरकार ने तो आपने देखा कि आज पूरी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री दवा वितरण की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो भी जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको गहलोत जी हमेशा ये कहता आए हैं कि वो फ्री होनी चाहिए। तो जो भी सरकार ने यदि पॉलिसी बना करके भेजी है, लेकिन हमारा इसमें ये संशोधन था कि आवासीय लोगों से, घरेलू लोगों से शुल्क नहीं वसूला जाए। इस तरह की हम सब लोग आशा रखते हैं और जनता भी ये अपेक्षा रखती है कि सभी शुल्क वसूली की बजाय ये बेहतर होता कि अपन सफाई व्यवस्था में क्या सुधार कर सकते हैं। आज से 2 दिन पूर्व हमने महापौर जी से आग्रह किया था और हम लोगों ने वहां पर उन्होंने हम आश्वस्त किया था कि आपके प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। और जब हमने उनको बोला कि प्रस्ताव शामिल होना चाहिए, जो उन्होंने एजेंडा जारी किया, तो उन्होंने कहा था मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ। मगर आज दिनांक तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, हमारे पास में कोई एनेक्शर या हमारे पास में कोई अपेंडिक्स अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हम लोग को ये कौन सी रीति नीति से चल रहे हैं, है ना। और अगर इन्होंने आज नहीं पहुंचाए तो कल एक अभिनव जीसी होगी। आगामी 21 अप्रैल कल नगर निगम की साधारण सभा होने जा रही है। उसके लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ यहाँ एक फ्री जीसी के रूप में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर अजमेर शहर के विकास के लिए, अजमेर क्षेत्र में जो आवश्यक कार्य हैं उन सब के लिए पुरजोर तरीके से हमारे सब पार्षदगण आवाज़ उठाएंगे और एक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे।
जिस तरह नगर निगम में भेदभाव करके जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है सारे हमारे पार्षद एक होकर यहाँ अपनी बात को रखेंगे। आज यहाँ बैठक के अंदर सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी और जो एजेंट हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए नगर निगम जो है अजमेर शहर में एक आम आदमी के ऊपर अपना खर्चे के रूप में वजन थोपना चाह रही है, उसके लिए भी जो है सारे कॉलोनी निवासी दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। मुझे शक है कि इन लोगों ने ही मारा है जान से, क्योंकि ये अब इनके पैसे उतर रहे हो क्या नाम से, ये हमारे पास तो कोई लिखत पढ़ा है ही नहीं, हम अनाड़ी और जाहिल है। वो 3 लाख रुपए लेके खा गया, वो बार बार धमकी देता और मेरी बच्ची को भी परसों की धमकी दी है। ईदगाह कॉलोनी निवासी जमील नामक दिव्यांग व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर फरीद नामक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि उसने फरीद को 2 लाख रुपए अदा पूर्व में ही कर दिए थे और प्रत्येक महीने 1000 रुपए दे रहा था। उसके बाद भी फरीद उसे मकान खाली करने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने एसपी के समक्ष जानमाल सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी साहब को भी पहले भी काफ़ी ये कर दे चुका हूँ। मैंने फरीद को 2 लाख रुपए दिए थे आज से 3 साल पहले 16 दिसंबर 2019 को। क्या सर, और 1000 रुपये महीना तय हुआ था, बाकी लाख रुपये 3 लाख में मकान का सौदा हुआ था। हमने कागज़ मांगे तो कि आपको मकान का कब्जा दे दिया है और फिर बाद में पूरे उतर जाएंगे तो कागज़ दे देंगे। तो 1000 रुपये महीना लेते था मेरे से ये सब, तो बराबर देता हुआ आया हूँ। जो जो पैसे उतर रहे तो ये मेरे ऊपर है ना। हमारे पास में एक पड़ोसी है फरीदा अमीर हुसैन, उसके गुंडों ने मिल के क्या नाम है मेरे को यहाँ से मार कूट के बाहर निकालना चाह रहे थे। तो 2 अप्रैल को क्या नाम से मेरा बच्चा गया था चेटीचंद देखने, तो उसके दरमियान 23 तारीख को मैं क्या नाम से मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला करने आए थे। तो क्या नाम से शीतला माता का मेला था, तो वहाँ चला गया खाना देने मेरी पत्नी को, तो क्या नाम से वहाँ से तो वो बच गया। लेकिन 2 अप्रैल को क्या नाम से वो मेरा बच्चा गया, तो इसके सुबह 3 तारीख को हमारे को मरा हुआ दिखा आमिर, और मुझे शक है कि इन लोगों ने ही मारा है जान से, क्योंकि ये अब इनके पैसे उतर रहे हो क्या नाम से, ये हमारे पास तो कोई लिखत पढ़ा है ही नहीं, हम अनाड़ी और जाहिल है। वो 3 लाख रुपए लेके खा गया, वो बार बार धमकी देता और मेरी बच्ची को भी परसों की धमकी दी है कि अभी तो तेरा भाई मरा है, अब तेरा बाप को भी मार देंगे तो अपने आप मकान खाली हो जाएगा। मेरे उम्र में 20 साल का था मेरा बच्चा, खाने खाने के लायक था वो। अभी तक मेडिकल भी आया तो मेडिकल भी नहीं दिया हुआ है, इसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने 10 बार एसपी साहब के ही पास आ गए, अब आज आईजी साहब के पास जाने की कोशिश हो रहा है। अब आपकी मेहरबानी हो जाए, आपके तो कुछ कार्रवाई हो जाए। ये तो अभी तो मेरे बच्चे का तो यहाँ का है, और किरचनगंज थाने वाले तो एक भी नहीं सुनते हुए। शैलनगर किरचनगंज थाने में तो 50 बार रिपोर्ट लिखा दी, कुछ नहीं सुनते, बस उन्हीं की सुनते। 1 पैसे की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 10 बार पाबंद कर दिया तो भी पाबंद के बाद भी मुझे मारकूट करते हैं ये जो आए दिन। मेरे 3 बच्चे थे, एक बच्चा तो भगवान के घर चला गया और 1-2 बच्चे ये छोटे छोटे पड़े हुए। सर मैं तो इधर उधर भीख मांग के काम चलाता हूँ, किसी तरीके से मारते हैं पीटते हैं। मैं अकेले रहते, ये 2 बच्चे अब छोटे छोटे। एक धर्मपत्नी है जो सब्जी बेच के अपना हम गुजारा करते हैं, थोड़ा बहुत जो कमाते हैं। मेरे को जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई सलीम के ऊपर, फरीद के ऊपर, और ये जो जितने भी है ना अवैध कब्जे कर रहे हैं वहाँ पे कई बार मैंने इनकी रिपोर्ट भी लिखा है। इनके ऊपर शक है मेरे को, और मेरे को ये जान से कभी भी मार देंगे। मेरे ऊपर हमला हो चुका है, कर चुके हैं ये हमले, अभी भी हमला हुआ है इस दिन में। अभी 23 तारीख को भी मैं बचाऊँ मरते मरते। अभी मैं आईजी साहब के पास जाऊँगा, यहाँ एसपी साहब दे दी मैंने रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आईजी साहब से कुछ कर लो, कोई फरियाद सुन ले मेरी तो सुन ले। मेरा नाम खलील है, मैं अभी ईदगाह कॉलोनी गली नंबर 3 पे रहता हूँ। सर चित्रगुप्त समाज ने विज्ञापन के माध्यम से नमस्ते इंडिया कंपनी द्वारा धार्मिक भावना को आहत करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चित्रगुप्त समाज ने नमस्ते इंडिया कंपनी के विज्ञापन में दर्शाए गए चित्र को भड़काने वाला विज्ञापन बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने कहा कि इस विज्ञापन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। हम लोग यहाँ पर सभी समस्त काइस परिवार यहाँ पर ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को, और पूरे देश में ही एक तरह से रोष है काइस्तों में। जिस तरह आज चित्रगुप्त जी को एक इंडिया नमस्ते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो उसने जो घी का, देशी घी का जो ऐड कर रखा है, तो विज्ञापन में चित्रगुप्त जी का एक तरह से अपमान है, और उनको उसमें ये भी दर्शाया गया है कि जैसे भगवान को रिश्वत दी जा रही है। इस तरह का ये ऐड दिया, और अपना पेट भरने के लिए और घी को बेचने के लिए अगर वो भगवान का इस्तेमाल करके उनके नाम का अपमान करते हैं, तो हम काइस लोग
इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चित्रगुप्त जी वो हैं जो सभी के भाग्य का लेखा जोखा ऊपर करते हैं, और वो लेखा जोखा करने वाले सिर्फ यही नहीं कि कायस्थों का ही करते हैं, वो सभी का करते हैं। तो सभी को इस चीज़ का साथ देना चाहिए, और इस तरह कोई भी देवी देवता हो, हिंदू के देवी देवताओं का या कोई भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। अगर वो इस तरह करते हैं तो हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके इसके कार्रवाई चाहते हैं, ताकि पुनरावृत्ति इस तरह की दोबारा से ना हो। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के रीसफल परिणाम और वेटिंग जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर विरोध जताते हुए धरना दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरपीएससी द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी 2016 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम 3 साल से रुका हुआ है, और आरपीएससी में बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश आ चुका, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। कभी यहाँ से लेटर डीओपी भेजते हैं और डीओपी से आरपीएससी भेजते हैं। ये 6 महीने से इनकी लुका छिपी का खेल चल रहा है, और बेरोजगार परेशान हो चुके हैं। इस भर्ती को लेकर के अंतिम रूप से धरना दिया जा रहा है, और इस धरने को जब तक स्थगित नहीं करेंगे, जब तक हमारा परिणाम जारी नहीं कर दिया जाएगा। अगर आज हम अधिकारियों से मिलेंगे, किसी प्रकार का उचित तरीके से आश्वासन नहीं मिला, तो कल से अनशन पर बैठा जाएगा, और अनशन जब तोड़ा जाएगा तब कोई भी पहला रिजल्ट जारी होगा। अध्यापक भर्ती 2016 को पूरी करवाने के लिए हम यहाँ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना दे रहे हैं। हमारी भर्ती 3 साल से अटकाई जा रही है। राजस्थान की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका अभी तक कोई रीसफल और वेटिंग लिस्ट नहीं निकली हो, और ये एक ही भर्ती है 2016 की जिसको ये पूरी नहीं कर रहे, और इसका हाई कोर्ट का आदेश भी मिल चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मिल चुका है। इसके बावजूद भी आरपीएससी और डीओपी के बीच में ये क्या लुका छुपी का खेल चल रहा है, हमें इसका कोई उचित जवाब नहीं दे रही है। हम छोटे बच्चों के साथ यहाँ परेशान हो रहे हैं, आरपीएससी के चक्कर लगा लगा के थक चुके, और हम अब अंतिम रूप से धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी जायज़ मांगे हैं, हम इन मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। हम यहाँ अनशन भी कल से शुरू करेंगे अगर हमें सही आश्वासन नहीं मिला तो। और सीएम साहब ने भी हमारी भर्ती को पूरा करने के लिए और वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए आदेश दे चुके हैं। हम अनशन पर बैठेंगे यहाँ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वामी।